नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में हमारे साथ आज 1996 बैच के एक ऐसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो हम एक बार उनसे पहले इसी कार्यक्रम में बात कर चुके हैं और हमने हमेशा महसूस किया है तब से लेकर अब तक कि उनका व्यक्तित्व, उसमें जो रंग हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ हम कहते हैं डाउन टू अर्थ, यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी को बहुत सहज रूप में लेता है और सहज रूप में लेते हुए ही उसमें जो कुछ भी उसको मिलता है, जाहिर तौर पर जैसा हम देखते हैं कि जीवन चुनौतियों का नाम है। आप और हम, कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई ऐसा नहीं है जो इन चुनौतियों से अछूता हो। लेकिन इनके बीच में सामंजस्य का वो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है जो हमें चुनौतियों के बीच में अविचलित रखता है और बहुत प्रसन्नता की स्थिति में भी हमारा मस्तिष्क स्थिर रखता है। तो वो एक ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर के तौर पर आगे बढ़ते रहे हैं, एक अपराइट ऑफिसर, एक ऑनेस्ट और अपने काम को लेकर डेडिकेटेड ऑफिसर। और इसके साथ ही करियर में जो चीज़ें साथ चलती हैं उनको बहुत ही सहज भाव से, या गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन की तरह स्वीकार करने वाले। तो मुलाकात करिए। इन दिनों जो दायित्व वो संभाल रहे हैं वो आईजी प्लानिंग पीएचक्यू का है, बेहद महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है ये। तो मुलाकात करिए योगेश चौधरी साहब से। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार शरद जी। योगेश जी, आपसे जब हमने पहले भी बात की तो हमें बिल्कुल ये लगा नहीं कि देश की एक महत्वपूर्ण सेवा में आने के बाद मैं पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि बड़ा कठिन होता है। हम सब कहते हैं कि विनम्र होना चाहिए, विनम्र रहिए, और ऐसा नहीं है कि ये भाव भी हमारे भीतर नहीं होता। मैंने कई लोगों को देखा, लेकिन कई बार विनम्रता का ये भाव ही हमें विनम्र नहीं रहने देता है। हम थोड़े अलग से हो जाते हैं, या उसका दबाव या उसका प्रेशर कि कहीं कोई मुझे घमंडी ना समझ ले, कोई ये ना समझ ले कि मैं अब आईपीएस हो गया हूँ, रिलेटिव मेरे ना समझ लें। आपको हमने देखा तो आप बहुत सहज, क्या ये अपब्रिंगिंग रही, मालवा का जो आपको एक परिवेश मिला बहुत जिंदा दिल मस्ती का, लेकिन क्या क्या रहा इसके पीछे, सबसे बड़ा क्या कारण रहा? हाँ, देखिए शरद जी, पहली बात जो आप कह रहे थे कि जो कई बार प्रेशर होता है कि मैं विनम्र रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ या घमंड। सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी चीज़ को प्रिटेंड करना बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं होता है। आप नेचुरल ही रह पाते हैं। आप हमेशा सोचें कि मैं एक्ट कर लूँगा विनम्र, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको विनम्र होना पड़ेगा, तभी आप विनम्र हो पाएंगे। और जहाँ तक मेरा है जो मानस है जिस तरह का, वो ये है कि जिस तरह से हम लोग स्कूल में रहे, जब साथ में रहे, जो मेरे पेरेंट्स की वैल्यूज़ जो थी, जो उन्होंने हमेशा बोला, सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन के बाद में भी बहुत अच्छे अफसरों के साथ मैंने कार्य किया, तो मन में ये हमेशा रहा कि हम विनय भाव से अगर रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सहजता से हो जाती है। कई बार जैसे वो कहते हैं कि प्राइड हैज़ अ फॉल, तो वो सब चीज़ें सबको पता होती है, लेकिन कई बार उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन होता है। मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि जैसा कि जब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, और तो मेरे पिताजी ने भी मुझे ये कहा था कि भाई देखो, तुम अब एक अफसर बन गए हो, जहाँ से तुमने शुरुआत की वहाँ से अब तुम एक ऊंचे पद पे जाओगे, पर हमेशा ध्यान रखना ज़मीन कभी मत छोड़ना। ज़मीन छोड़ोगे तो फिर गिरने की चांस बहुत बढ़ जाती है। तो ज़मीन को पकड़ के चलना जो है वो जैसे पहले थे, तो कोशिश ये करते हैं कि वैसे रहें। कुछ चीज़ों में आता है, कुछ चीज़ों में फ़र्क भी पड़ता है, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से एक जो है अपना संयम, या किसी भी उम्र के व्यक्ति का जो आदर है वो न छूटे। ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक चीज़ हम ये भी सुनते हैं कि जीवन में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, आपके अच्छे व्यक्तित्व के पहलुओं की भी और आपके तथाकथित रूप से ख़राब पहलुओं की भी। आपको क्या लगता है, विनम्र होना इन जनरल रिवॉर्डिंग है, या कई बार आपको लगता है लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं आपको, या आपकी विनम्रता को वैसा नहीं समझा जाता है? कभी ये चीज़ आपको परेशान करती है? हाँ, देखिए, मेरा कहना है कि जैसा आपने कहा कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर बिहेवियर के भी प्रोज और कॉन्स होते हैं। आप विनम्र रहते हैं, उसके भी प्रोज और कॉन्स होते हैं। पर अगर आपने एक रास्ता चुना है, अगर आपने एक राह इख्तियार की है, तो फिर आप उसके साथ होने वाली जो
सपोजेडली सो कॉल्ड कमियां होती है, उसके लिए भी आप तैयार रहते हो। मुझे व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल में कभी ऐसा नहीं लगा कि विनम्रता के कारण कोई नुकसान हुआ हो, और ये एक बहुत ही गलत सोच है। ये केवल अपनी अविनय को जस्टिफाई करने के लिए कई लोगों का कहना है कि अगर विनम्र रहो तो लोग लाइटली ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि विनम्र रहने से किसी के लाइटली लेने का कोई संबंध है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत हो, यदि आपको कार्य का नॉलेज है, यदि आप चीज़ों में सक्षम हो, यदि आप खुद मेहनत करने का दम रखते हो, तो मुझे लगता है कि विनम्रता होते में आपको कोई भी कभी लाइटली नहीं ले सकता। इतना जब आप एक लगभग एक हाफ वे तय कर लेते हैं किसी करियर का, तो आपकी एक गहरी समझ उस व्यवसाय को लेकर, उस अपने पेशे को लेकर डेवलप होती है। आप किस तरह देखते हैं, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाते आप इस करियर को किस तरह देखते हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे अभी हैदराबाद का एक इंसिडेंट होता है, रातों रात पुलिस हीरो वर्शिप की तरफ चली जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं जैसे आप हैं, जो अपनी रैंक एंड फाइल की भी कमज़ोरियां अपने माथे लेना पसंद करते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदार मैं हूं, अगर आपको कोई इसमें पुरस्कार देना है तो रैंक एंड फाइल को दीजिए, और अगर कोई दंड देना है तो मेरी तरफ ले आइए वो चीज़। अब ये चीज़ें बड़ी कठिन भी हैं, आसान भी नहीं हैं। 20 साल से ज़्यादा का समय, किस तरह इस करियर को आप देखते हैं? हाँ, अभी अभी आपने कहा कैरियर का हाफ, कैरियर का 2/3 हो गया है। मेरे 24 साल हो चुके हैं, करीब 12 साल की सर्विस आगे और बाकी है। तो इन 24 साल में मेरे जो 18 स्थानांतरण जो हुए हैं, तो उसमें अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, अलग कार्य क्षेत्र, अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग रीजन देखने को बहुत मिली है। जहाँ तक आईपीएस का सवाल है, आपने कहा, मेरा ये मानना है हमेशा से, और इन 24 वर्षों में ये चीज़ और रीइंफोर्स ही हुई है कि आईपीएस जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देती है जो वास्तव में, जिसको आप कह सकते हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको वो मौका मिला है। बिकॉज़ जिस तरह से आप मानव जीवन में कटिंग एज लेवल पे जो सबसे पीड़ित, शोषित, कमज़ोर आदमी की जितनी मदद आप करते हैं, उतना मौका बहुत अन्य जगहों पर बहुत कम मिलता है, और उतनी लार्ज स्प्रेड आपका जो इफ़ेक्ट होता है। आप छोटे से छोटे चीज़ में भी कई बार ऐसे होते हैं, जैसे आंकड़े हमारे बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, लेकिन किसी एक गरीब आदमी होता है जिसके पास एक छोटी सी खोली है, उसकी खोली में 500 रुपये का सामान है। अगर वो 500 रुपये का सामान चोरी हो जाता है तो आंकड़ों और रिकॉर्ड में वो चीज़ एक 500 रुपये की चोरी की तरह दर्ज होती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो उसका पूरा जीवन है। अगर आप उस व्यक्ति की जो बात, जब वो आपके पास आता है, आप उसकी सहिष्णुता के साथ उसको सुनते हैं, आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, आपके प्रयासों से, आपकी टीम से अगर वो संभव हो जाता है, तो जो उसके हृदय से आपके लिए उद्गार निकलते हैं, उसका जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई अवार्ड मैच कर सकता है। और आईपीएस में आने के बाद आपको बहुत यंग एज से ही आप एसडीओपी बन जाते हो, आप एसपी बनते हो, आप आईजी बनते हो। आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंस करने का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी सर्विस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो होता है कोलैटरल इफेक्ट का, जो कई बार दिखता नहीं है। आपने जैसे आए, आपने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया, आपने एक ईमानदार, एक मजबूत, एक न्यायप्रिय पुलिस व्यवस्था आपने, जहाँ आपने सब डिवीज़न में हेड की, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हेड की, आपने रेंज में हेड की, तो उसका असर जो सामने दिख रहा होता है, किसी के यहाँ चोरी हुई या किसी को कुछ हुआ, वो आपको सामने दिखता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, जिनको उस अच्छी व्यवस्था के कारण एक निर्भीकता आ जाती है, उनके कारण एक जीवन में उनके एक सुचारूपन आ जाता है, शांति आ जाती है, वो सारा इफेक्ट आपके कारण होता है। तो ये बात जो है हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो हम इन ऑल इंडिया सर्विस में होते हैं, कि हमारे पास बहुत यंग एज में बहुत सारा डिफरेंस समाज के लिए करने का अपॉर्चुनिटी होता है। और इसलिए हमें किसी भी क्षण, किसी भी पोस्ट पर, किसी भी मोमेंट, अगर हमारे को लोगों की, समाज के लिए मदद करने का मौका आता है, तो उसमें हमें तुरंत आगे बढ़कर करना चाहिए। हमारे यहाँ हमें कागज़ और अन्य मशीनों के साथ हमें मनुष्यों को लीड करना होता है। आप ये सोचिए, एक स्थिति में कि कोई आपके लिए पत्थर और गोली खाने को तैयार हो,
ऐसा जो है वो यूनिफॉर्म फोर्स के अलावा कहीं और नहीं था। केवल एक लॉयल्टी के सहारे आप उससे जुड़े हुए हो, और जब आप भीड़ में खड़े हो, पत्थर आ रहे हैं, वो आदमी आपके सामने खड़ा होकर आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसा लॉयल्टी और लीडरशिप के एग्जाम्पल आपको केवल यूनिफॉर्म फोर्स में मिल सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं योगेश जी जब नतीजे हमारे मनमाफिक नहीं होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि किसी और चीज़ का ठीकरा भी हमारे सर फोड़ दिया जाता है, और कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसका अपवाद हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या वो बहुत ही निचले लेवल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, किसी भी काम से जुड़ा हो सकता है। हमने भी जीवन में, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार अनुभव किया है कि कई बार किसी अनजान चीज़ का श्रेय मिल जाता है, और कोई चीज़ जिसमें आपने बहुत मेहनत की है वो नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, मेडिटेशन करना चाहिए, एक जर्नलिस्ट के लिए भी कहा जाता है, आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा ये मायने रखता है। आप उन क्षणों को, जब आपको लगता है कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत ऑनेस्टी के बाद, बहुत डेडिकेशन के बाद भी कुछ ऐसा हो गया जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, या विक्टिमाइज हो जाता है व्यक्ति, तो आप क्या मेडिटेशन करते हैं? आप अपनी उस ऊर्जा को, जिसको मैं नकारात्मक बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक बेचैनी जो है, उस बेचैनी को कहाँ, किस टनल में आप शिफ्ट करते हैं? देखिए शरद जी, ये आपने जो कहा, ओवर द ईयर्स, इन 2 दशकों से अधिक समय में बहुत मौके ऐसे आते हैं, नेचुरल है ये, आप एक पब्लिक लाइफ में हो, और स्पेशली एक पुलिस जैसे जॉब में हो, जिसमें नंबर 1 वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होता है, और नंबर 2 वहाँ पर बहुत सारी मतलब पुलिस एज अ इंस्टीट्यूशन के साथ ये एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ब्लेम आता है। तो मैं 7 जगह पर एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, आईजी भी रहा हूँ, तो कई बार ऐसी इंसिडेंट्स होती है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि आपने, आपके साथ वालों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जो भी हुआ परिणाम उससे ये हुआ कि किसी कारणवश ये कहा गया कि आपकी कमी रह गई, या आप लोगों ने संयम नहीं बरता, या अन्य तरहों के जो आपके ऊपर वो आते हैं। मेरा ये मानना है कि शुरू में इसमें ज़्यादा दुख होता था, कष्ट होता था, ख़राब भी लगता था, गुस्सा भी आता था। धीरे धीरे देखा कि ये चीज़ कई बार होती है, और मेरा हमेशा मानना है कि इसमें अगर लीडर पैनिक करता है, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो करते हो, या उसका वो करते हो, या सब जगह बोलते हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, या विक्टिमाइज प्ले करते हो कि मैं साहब विक्टिम हो गया और मेरे साथ गलत हुआ, उससे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, आपकी टीम भी बहुत हतोत्साहित होती है, आपके पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ का इम्पैक्ट बहुत आने लगता है कि आप फील करते हो कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, या मैं बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा और मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरवीन करने लगता है। ओवर टाइम मैंने ये सीखा कि ये हमारा एक प्रोफेशनल पार्ट है, हमेशा तारीफ़ ही नहीं मिलेगी, कई बार आपको ख़राब भी मिलेगा, कई बार आपके कारण मिलेगा, कई बार आपकी गलती न होने के कारण भी मिलेगा। आगे फिर मैंने जो मेरा सोचा है कि मैं पीछे ज़्यादा देखना कम कर दिया। अगर मेरे साथ लगता है ख़राब हुआ, ह्यूमन हूँ, उस टाइम बुरा लगता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर जल्दी ही मैं उस चीज़ को छोड़ के आगे देखने लगता हूँ कि अब अच्छा होगा तो उस अच्छे से वो बराबर हो जाएगा। इस कार्यक्रम को योगेश जी बहुत यंगस्टर्स देखते हैं जिनके सपने हैं, और वो उम्मीद भी करते हैं, जैसे आपको देखते हैं तो एक IITian आपके भीतर रहा, उसके बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक स्टूडेंट, और फिर एक सर्वश्रेष्ठ देश की सेवा में चयन। लेकिन ये सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। कई लोग ये मानकर चलते हैं कि ये भी एक गिफ्टेड है चीज़, योगेश चौधरी जी बहुत गिफ्टेड रहे होंगे बहुत, लेकिन उसके पीछे का डिवोशन, अनुशासन, ये सारी चीज़ें, किस तरह से व्यक्ति अगर अपने को देश की बेहतर चीज़ों के लिए तैयार करे, चाहे वो IPS हो, IIT हो, या तमाम जो बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि आप टीनेज बच्चों के पिता भी हैं, तो आप क्या कहेंगे, कैसे वो भाव लेकर हम आगे चलें युवाओं के लिए ख़ास तौर पर? 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आज की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ही इंस्टेंट एज वाली है। हम लोगों की जनरेशन जो थी, जब हम छोटे थे तब थोड़ा चीज़ें स्लो हुई और ट्रांजिशन में आई थी। इन बच्चों ने हर चीज़
इंस्टेंट देखिए, इंस्टेंट उनके पास इंटरनेट होता है, इंस्टेंट उनके पास गूगल होता है, इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, इंस्टेंट पिज़्ज़ा होता है, वो एक फ़ोन पे डिलीवर करके सब कुछ आ जाता है, तो उनको हर चीज़ की आदत हो गई इंस्टेंट। पर लाइफ में सब चीज़ें इंस्टेंट नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो होती है, जो सस्टेनेबली होती हैं या जो आपको अचीव करनी होती है, उनके लिए आपको इंस्टेंट से काम नहीं चलता, उसके लिए काफ़ी लॉन्ग डेडिकेटेड एफर्ट होता है। तो जो पहला बिंदु मैं यंग बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट एक मूल मंत्र हमेशा रहता है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आप शॉर्टकट लेंगे, शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट सूनर और लेटर, एंड हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2, बच्चों को लगता है कई बार किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। एक इररेवरेंस जो है वो हर जनरेशन की कहानी होती है। जब हम लोग थे शायद हम लोगों को लगता होगा कि हमसे पिछली जनरेशन हम लोगों को कुछ नहीं पता। आज की जनरेशन को ये लगता है कि कुछ नहीं पता। तो हम लोग ये देखते हैं कई बार इस चीज़ में कि हमें बहुत ज़्यादा आता है और पिछली जनरेशन वालों को नहीं आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पिछली जनरेशन वालों को चाहे आपकी वाली चीज़ें नहीं आती होगी, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अपने लेसन्स होते हैं। तो आप बड़ों के प्रति क्लोज्ड माइंड रख के अपनी बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हो। आपको हमेशा, आप ठीक है, वो आपसे फास्ट मोबाइल पे फ़ोन नहीं कर पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपकी इतनी ऐप उनको नहीं मालूम है, लेकिन जब आपको फेलियर आया है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, शायद ये कोई बड़ा आदमी आपको ज़्यादा बेहतर सिखा सकेगा यंग के बजाय। और तीसरा जो मैं आजकल देखता हूँ और मैं सबको बोलता हूँ और हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, और मैं खुद उस चीज़ का बड़ा सपोर्टर हूँ और खुद कोशिश करता हूँ हमेशा कि 2 चीज़ें होती है। आपके सामने एक चुनौती है, आपको एक, चाहे आप स्कूल की पढ़ाई में करना चाहते हैं, चाहे खेल में करना चाहते हैं, चाहे किसी नौकरी में करना चाहते हैं, आपके पास हमेशा वो रहता है कि आपने एम किया और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप खूब मेहनत करिए, खूब करिए। कई लोग जो है वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और डर जाते हैं, अरे ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, मैं इसमें सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, ये मैं काम कर ही नहीं सकता, वो लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरा हमेशा कहना है, लाइफ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो होना है वो एक लिमिट के बियॉन्ड आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट्स क्या आएंगे कई बार वो आपके बियॉन्ड है। आप बहुत अच्छा पढ़ के गए, एग्ज़ाम के दिन बीमार हो गए, एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा लोग पढ़ लिए और ज़्यादा नंबर ले आए तो आप पीछे हो जाओगे अच्छा पढ़ने के बाद भी। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपका काम मेहनत करना है, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू बी अ फेलियर रादर देन नॉट ट्राइंग। 24/7 जैसा हम लोगों के लिए कहा जाता है, चैनल्स के लिए आपकी ज़िंदगी में 24/7 ही होती है, लेकिन इनके बीच में आपके सामाजिक संपर्क आपको अलाइव रखते हैं। समाज से आपको कटना भी नहीं है, आपको अपनी जीवन संगिनी को भी समय देना है और उनकी भी चुनौतियों को और उनके भी जो दुख सुख हैं उनको भी आपको सुनना है, अपने बच्चों को भी देखना है, उनको भी समझना है। तो ये जो सामाजिक आपके सरोकार हैं, आपका जो एक सोसाइटी कम्युनिकेशन है लोगों से और ख़ुद का भी, क्योंकि समाज से हमको भी ताकत मिलती, इनको साधने के लिए कैसे आप कितना कठिन या कितना आपने इसको मैनेजेबल पाया है या कितना कठिन है ये? देखिए, चूँकि फैमिली जो होती है, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चे, वो आपके पर्सनालिटी का, आपके जो कैरेक्टर है उसका बेडरॉक होते हैं। वो आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको आपके चुने हुए रास्ते पे बढ़ने में आपको मजबूती देते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कहें या जो भी तरह अपना करें, उसके लिए बराबर आप उनकी तरफ भी अपनी जिम्मेदारी और अपना समय, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी मुझे अपने आप निर्वाह करनी है। मैं उस चीज़ को ये बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ इसलिए मैं देखूंगा नहीं। समय परिस्थिति होती है, किसी जगह पर, किसी समय पर, किसी पोस्ट पर आप ज़्यादा व्यस्त होते हो, किसी पे आपके पास टाइम होता है, लेकिन वो आपके परिवेश से ओझल नहीं हो सकते। जो लोग ये गलती करते हैं वो अक्सर बहुत आगे जाके रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने मिस कर दी है। मैं हमेशा, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और मजबूती प्रोवाइड करती है। जितनी भी लाइफ में जब विषमताएं आई या ख़राब परिस्थिति आई जिसको कहिए, तो वो बड़ा
स्ट्रांग, मुझसे भी स्ट्रांग होके उसने सपोर्ट किया है। और उसी के कारण हम लोग जो है कि जिसको मैं कहता हूँ हमेशा कि कठिन समय, कठिन नौकरी और इतनी जगहों पे हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। वो खुद वर्किंग है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है नूतन कॉलेज में। उसके जितने ट्रांसफ़र हो, मेरे जितने ट्रांसफ़र हो, उतनी लिस्ट के बावजूद हम लोग, जैसे कि गीता में है कि हर चीज़ नॉन परमानेंट है, हर वर्क प्लेस पे हम लोग जाके आराम से फिर सामान जमाते थे, फिर नए घर में शिफ्ट होते थे, फिर आगे जाते थे। मेरे बच्चे भी हम लोगों के साथ, चूँकि हम लोगों ने उनको हमेशा ये सिखाया कि भाई कोई भी चीज़ आपको जो है उसको आप फेस करेंगे, अपने स्तर से फेस करो, जितना कर सकते हो उतना जल्दी सीखोगे। तो मेरी बड़ी बेटी भी 14 स्कूलों में पढ़ी है 12वीं तक, और वो अपने 14 के 14 स्कूलों में बहुत ही खुश रही। वो बोली कि और 1-1.5 साल के बाद कि हम फिर बदलेंगे स्कूल, फिर बदलेंगे स्कूल करते रहे। पर जो है कि इन सब चीज़ों में चूँकि हम लोग बड़ी एक कोशिश करते हैं कि कोहेरेंट फैमिली रहे, हम लोग अपना टाइम स्पेंड करें जितना जैसे हो सकता है। जो परिस्थिति होती है, हमारी बहुत सारी छुट्टियां कैंसिल हुई है, हमारी बहुत सारे पारिवारिक फंक्शंस जो है वो मिस हुए हैं सबके। बट पहले ख़राब भी लगता था, पर धीरे 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 चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, दायित्व भी है, काम भी है जो कि प्रायोरिटी में है, तो कई चीज़ें छूट जाती है, लेकिन उसमें ख़राब नहीं लगता है। और हम कोशिश करते हैं कि जितना टाइम मिल सकता है उसको हम क्वालिटी से स्पेंड करें। और साथ न रह पाएँ फिर भी हम लोग, आजकल तो मोबाइल है तो एक दूसरे से एक फ़ोन कॉल दूर रहते हैं, और इन सब के कारण मजबूती मिलती है। और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली सर्विसेज में हैं जिनकी 24/7/365 की जॉब है, उनके लिए अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय उसको अपना एक बहुत बड़ा एसेट मान के उनको रहना चाहिए कि वो आपका बहुत बड़ा कुशन है आपके प्रेशर्स के लिए, आपके नेगेटिव्स के लिए, आपके रिवर्सल्स के लिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ और मुझे बड़ा फील होता है कि मेरी किसी भी स्थिति में मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें खड़ी रहती है, जिसके कारण कि हम परिस्थितियों को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। क्या बात है सर। और कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इस छोटे से एक सवाल के साथ। पढ़ना आपकी बड़ी हॉबी है, हमने पहले भी देखा है, सुना भी है। और ये कितना ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस समय कुछ अच्छी कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनको रेफरेंसेस नहीं मिलते कई बार। वो कहते हैं एक किताब हम शुरू करते हैं, मिडवे भी क्या 15 पेज पढ़ने के बाद लगता है कि ये क्या हाथ में ले लिया हमने। तो मुझे लगता है ये भी एक अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि आप पढ़ें तो पढ़ें क्या, तो पढ़ना कितना ज़रूरी है और अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाँ शरद जी, पढ़ना जो है ये अगेन जो बात आती है, किसी ने एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे जो बहुत ज्ञानी भी हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा है जिन्होंने, उन्होंने एक बार मेरे से, एक बार जब मैं एक ज़िले में एसपी था, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने बात कही थी। उन्होंने क्या, मैंने कहा सर मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा देखो योगेश, नेचर में स्टेटस को नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नेचर में या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, स्टेटस को नहीं होता है। और अगर आप पढ़ोगे तो आप ऊपर जाओगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नीचे चले जाओगे, ऑब्सोलीट हो जाओगे। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं या उस तरह से जैसे जो आपके काम के अलावा चीज़ है, तो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ एक्टिव रहती हैं और आप कहीं भी जाते आते हो, कहीं बैठते हो। आज अब मुझे ये है कि मैं, मतलब ये कोई बहुत वो नहीं है, पर जैसे कि आज मैं अगर 18 साल, 17 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों के साथ भी बैठता हूँ तो मैं उनके साथ उन्हीं के टॉपिक्स पे सिर्फ इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ी होती जो वो लोग डिस्कस करते हैं या वो करते हैं। वैसे ही जब बड़ों के साथ बैठता हूँ तो उनके साथ भी कर सकता हूँ क्योंकि कुछ उसके भी पढ़ा होता है। तो आप जिसको कहते हैं आप कंटेक्चुअल बने रहते हो, अब आप पढ़ते हो तो आप कंटेक्चुअल रहते हो। और देखिए, ऑल सेड एंड डन, दुनिया में एक ही रूल है, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको कुछ चीज़ आती है आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, अगर आपको नहीं आता है आप हमेशा टिमिड रहोगे कि मैं कैसे बोलूँ इस बारे में, मुझे तो पता ही नहीं। जब आपको पता होता है तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट रहते हो। तो मैं पढ़ने की कोशिश जितना भी समय मिलता है, चाहे ऑफिस में आते जाते, चाहे ट्रैवल करता हूँ, जब कभी बाहर घर में टाइम मिलता है, मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कोई ना कोई किताब, इनफैक्ट 3-4 किताबें एक साथ पढ़ता रहता हूँ अलग अलग टाइप की। एक फ़िक्शन पढ़ता रहूँगा, एक नॉन फिक्शन पढ़ता रहूँगा। तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और अगेन मुझे वो थोड़ा सा सपोर्ट देता है, एक मेडिटेटिव इफ़ेक्ट करता है जो अपनी दिन भर की वो होती है। उसके बाद एक अलग और एक और छोटी सी लाइन जिसमें मैं कहता हूँ, एक बहुत ही फेमस
जो हमारे यहाँ टेली सीरीज़ चली थी, उसमें एक लाइन थी कि अ रीडर हैज़ 1000 लाइफ्स, अ नॉन रीडर हैज़ ओनली वन। जो पढ़ता है वो अपनी 1000 ज़िंदगियाँ जीता है। जब आप किताब में जाते हो तो आप उस किताब के साथ ही ट्रैवल करते हो। और आप जो कह रहे हैं अभी मैं लेटेस्ट एक अभी विलियम डैलरिम्पल की एक बड़ी अच्छी किताब आई है एनार्की करके, जिसमें उन्होंने ये चित्रण किया है कि ब्रिटिश रूल में इंडिया के जो टाइम था वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हुआ या वो हुआ। तो वो किताब अच्छी है। और भी कई किताबें पढ़ रहा हूँ। अब तो इतना इजी है एक्सेस करना किताबों को, तो मुझे लगता है कि पढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। क्या बात है, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई जुमला हो नहीं सकता इस बातचीत को विराम देने के लिए। सर, बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करना हमेशा एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है, सकारात्मकता से भरा हुआ, और यही अनुभव जिन्होंने इस बातचीत को सुना है उनको हुआ होगा। ये थे 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर और वर्तमान में आईजी प्लानिंग पीएचक्यू भोपाल में अपने कर्तव्यों को अंजाम देने वाले। सनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।